एवरीवन, बाय द विंकल में आपका स्वागत है। आज का जो इंटरेक्शन है अपना वो है कंपटीशन। क्या आपको पता है ज्यादा कंपटीशन से क्या होता है? स्पीशीज जो है पूरी तरह से लॉस्ट हो जाती है। हाँ जी, और अगर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होगा ना तो भी लॉस्ट हो जाएगी, बिकॉज जो सिर्फ बची है वही रहेगी, बाकी सारी जो है कभी सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी। यानी कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो कंपटीशन है इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। एनसीईआरटी बेस पर भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर सबसे पहले अपन बात करें कंपटीशन होता क्या है, तो कंपटीशन भी एक ऐसा इंटरेक्शन है, सॉरी, कंपटीशन भी एक ऐसा इंटरेक्शन में जिसमें क्या हो रहा है, दो स्पीशीज आपस में क्या कर रही है, बिल्कुल फाइटिंग टाइप से कर रही है। फाइटिंग इन सेंस कंपीट कर रही है एक दूसरे से, क्योंकि डार्विन ने क्या कहा था, अगर वे कंपीट करेगी तो ही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सामने आएगा। जो कंपटीशन में सक्सेस होता, मतलब वो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। तो ये कंपटीशन जो है इट इज अ इंटरेक्शन अमंग्स स्पीशीज। अब ये भी कैसा है, इसमें मतलब दोनों को तकलीफ होती है, हार्म तो दोनों को, कोई ये भी मर सकता है ये भी मर सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा फिटेस्ट है उस पर ही। तो मतलब ये दोनों तरफ से नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। इसकी अगर अपन बात करें कंपटीशन की, तो ये दो टाइप का हो सकता है मेनली। या तो ये होगा दो स्पीशीज सेम के अंदर, या होगा दोनों के अलग अलग के अंदर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन कैन बी टू टाइप, एक हो जाएगा आपका इंट्रा और एक हो जाएगा आपका इंटर। अब ये इंटरेक्शन मतलब ये आगे पूरा मैं कंप्लीट इसको लिख नहीं रही हूँ क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा आपको। इंट्रा का मतलब होता है सेम टाइप की स्पीशीज के अंदर, यानी घोड़े घोड़े आपस में क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन व्हेन द इंटरेक्शन अमंग्स द टू डिफरेंट स्पीशीज, तो वो कौन सा हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक। ओके, बुक्स में आपको आगे इसके आगे टर्म दिख जाएगी स्पेसिफिक, और इसके आगे भी सेम स्पेसिफिक वर्ड है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपको कि दो स्पीशीज कौन कौन सी, जैसे एक स्क्वेरल है और एक वुड पैकर है, वो दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, उनको ट्री के एक ही होल के अंदर अपना घर बनाना है, तो दोनों अलग अलग स्पीशीज है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक। या अगर अपन बात करें मैकार्थर की, मैकार्थर ने एक्सपेरिमेंट किया था वार्बलर्स पर, और वार्बलर्स के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा था वो कैसा हो जाएगा, सेम स्पीशीज के अंदर है, तो वो हो जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक। ओके, ये मैकार्थर का जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरा मैं डिटेल में आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। यानी इंटर स्पेसिफिक का एक और अच्छा सा एग्जांपल है लायन एंड चीता, दोनों है ना एक ही एंटेलोप के पीछे भागते हैं ना, कई बार डिस्कवरी पे आप वीडियोस भी देखते हो कि लायन एंड चीता एक ही हिरण के, मतलब उनको जंगल में हिरण ही चाहिए ना, एंटीलोप चाहिए, डियर चाहिए, तो वो उसी के पीछे भागते, तो वो भी कंपीट कर रहे हैं ना, और दो अलग अलग स्पीशीज में हो जाएगा, तो इंटर स्पीशीज। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी अपन देखते हैं कंपटीशन क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है, तो उसके लिए आप लोगों की बुक में एक अच्छा सा एग्जांपल दे रखा होता है, वो होता है साउथ अमेरिकन लैक की बात बताते हैं। ये साउथ अमेरिकन लैक के अंदर क्या है, वहां पर फ्लैमिंगो जो होते हैं, फ्लैमिंगो और फिश एक ही चीज के लिए कंपीट करते हैं, वो कौन सी चीज हो जाएगी, जू प्लैंक्टन्स। क्या हो जाता है, जू प्लैंक्टन्स। हाँ जी, ये जू प्लैंक्टन इनको भी खाने हैं और इनको भी खाने हैं, मतलब दोनों को चाहिए। अब अगर बात करें जू प्लैंक्टन के अलावा और थोड़ा सा अगर डीप में इसमें जाए, तो कंपटीशन में क्या होता है, जो सुपीरियर स्पीशीज हो जाती है वो तो जीत जाएगी और दूसरी वाली को एलिमिनेट कर देती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक गाउस का जो प्रिंसिपल है वो समझाती हूँ, या उससे पहले अपन गैलापागोस आइलैंड की बात डिस्कस करते हैं। गैलापागोस आइलैंड के अंदर क्या हुआ था कि वहां पर जो एबिंगडॉन करके टॉर्टोइजेस पाए जाते थे, ये एबिंगडॉन टॉर्टोइजेस जो थे बहुत अच्छे से वहां पर रह रहे थे, लेकिन जब वहां पर गोट की स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको पता है गोट कैसे करती है, बहुत फास्ट ग्रेजिंग करती है, बहुत जल्दी जल्दी घास को खा जाएगी, तो ये उसकी ग्रेजिंग की जो फास्ट एफिशिएंसी थी उसकी वजह से 10 साल के अंदर अंदर ही वो टॉर्टोइज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो समझ में आया आपको कंपटीशन किस हद तक जा सकता है, मतलब इस हद तक जा सकता है कि आगे वाली स्पीशीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाए। जी हाँ, उसके बाद अपन बात करते हैं गाउस के प्रिंसिपल की। तो गाउस का जो एक प्रिंसिपल है, इस पर बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब भी रिसोर्सेज जो होते हैं, व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कंपटीशन बिटवीन सुपीरियर स्पीशीज, मतलब दोनों दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है और जीतेगा वही जो कैसा होगा, सुपीरियर होगा, यानी दो स्पीशीज साथ में नहीं रह सकती, जो सुपीरियर है वो जीत जाएगा और जो कमजोर वाली है उसको एलिमिनेट कर देगा। तो गाउस का ये प्रिंसिपल, कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और बहुत सारे एग्जामों में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके लिए भी मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाती हूँ, जिससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। इन पिक्चर्स को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कैसा है कि जब टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट करती है सेम रिसोर्स के अंदर, तो वो एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। मतलब या तो उनको कुछ कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे अपने अंदर, या फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ नई चीज उनको डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे ये आपको फोटो से काउस का जो प्रिंसिपल तो समझ में आ गया होगा। अब एक और नई चीज अपन डिस्कस करते हैं, कंपटीशन रिलीज। अब देखिए कंपटीशन रिलीज क्या होता है। कंपटीशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया, प्रतिस्पर्धा हो रही है दोनों दो जो है उनके अंदर। अब कंपटीशन रिलीज के लिए भी आपको एक बहुत मस्त सा एग्जांपल मैं बताने वाली हूं। कंपटीशन रिलीज के अंदर अगर अपन बात करें तो कॉर्नेल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जो समुद्र होता है वहां पर 3 रीजन्स होते हैं, एक होता है हाई टाइड, एक होता है लो टाइड, और एक बीच का पोर्शन होता है वो हो जाएगा आपके इंटरटाइडल पोर्शन। तो ये जो कंपटीशन रिलीज का बात था, इसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज जो होती है, जब उसको किसी ऐसे एरिया से हटा दिया जाए जहां वो डोमिनेट कर रही थी, तो पीछे बची हुई स्पीशीज उस जगह को पूरा कवर कर लेती है। अब कैसे, इसको समझने के लिए मैं आपको डेली रूटीन का एक एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में जब आपके फादर या मदर रह रहे होते हैं तो आप बिल्कुल मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहते हो, यानी और जैसे ही पापा घर से बाहर जाते हैं तो आप कैसे हो जाते हो, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। तो वो वाली कंडीशन ही यहाँ पर होती है। कॉर्नेल ने क्या कहा कि दो स्पीशीज अगर एक जगह पर रह रही है और उसमें जो सुपीरियर स्पीशीज है उसको अगर हटा लिया जाए तो वो दूसरी स्पीशीज वहां पर पूरी जगह को कवर अप कर लेगी। इसको समझने के लिए इसका कॉर्नेल का जो एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बार्नेकल्स के ऊपर। 2 तरह के उन्होंने लिए थे, एक तो हो जाएगा बार्नेकल में फर्स्ट वाला बैलेनस, क्या हो जाएगा, बैलेनस, और एक था बैलेनस के अलावा चैलेमेनस। ये दोनों जो थे इनके अंदर उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने देखा कि जो लो टाइड वाला जो एरिया है वहां पर और जो हाई टाइड वाला एरिया है वहां पर दोनों में अलग अलग एनिमल्स रह रहे हैं। यानी ऊपर वाला जो पोर्शन था, मान लीजिए ये आपका टाइडल पोर्शन है, यहाँ पर जो है आपके ये बेचारे सीधे साधे से चैलेमेनस रह रहे थे, चैथेमेनस रह रहे थे। ये चैथेमेनस क्या कर रहे थे, यहाँ पर ऊपर ऐसे रह रहे हैं, और ये बैलेंस क्या करते थे, ये पूरी जगह इन्होंने कवर अप करके रखी थी। तो बैलेंस जो था ना वो थोड़ा खूंखार था, कैसा था, उसका ही राज चलता था। वो उसको ये जो दूसरा वाला जो है कैथेमेनस उसको आने नहीं देता था, यानी उसको बोला था तो ऊपर ऊपर ही रहे, नीचे वाला सारा राज्य मेरा है। तो कॉर्नेल ने क्या किया, बैलेंस को वहां से हटा दिया। ही एक्सपेरिमेंटली रिमूव द बैलेंस। अब जब उसने बैलेंस को वहां से हटाया तो ये जो था ऊपर वाला जो सीधा साधा था पहले थोड़ी जगह में रहता था कैथेमेनस, ये कैथेमेनस पूरी जगह पर अपना राज्य मतलब अपना राज लेके आ गया। कैसे, इस सब बातों को मैं आपको एक फोटो से क्लियर करती हूँ। ये जो फोटो मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें क्लियर दिख रहा होगा आपको कि ऊपर वाला बिफोर द एक्सपेरिमेंट जब बैलेंस को नहीं हटाया गया था तो दोनों वहां पर प्रेजेंट है, ऊपर वाला कैथेमेनस भी वहां पर है और नीचे जो बैलेंस है वो भी है। और जब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा उसने, बैलेंस को जब हटाया उसने, तो वहां पर उसने क्या देखा कि कैथेमेनस जो है वो पूरी जगह पर फैल गया है। तो अगर अपन कहें कि जब भी कोई दो स्पीशीज कंपटीशन करती है, मान लीजिए स्पेस के लिए कंपटीशन था ये बार्नेकल्स का, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पहले जो बैलेंस था उसकी वजह से कैथेमेनस अपनी ग्रोथ आगे तक नहीं बढ़ा पा रहा था, तो वो जो एक रियलाइज्ड एरिया में ही रह रहा था, इसलिए उसका रियलाइज्ड नीचे था। लेकिन जब बैलेंस को वहां से हटा दिया गया तो वो अपने फंक्शनल निच को भी ऑक्यूपाई करने लगा। तो यही था आपका जो कॉम्पिटिटिव रिलीज जो है वो यही बात कहता है कि जब एक स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में रेस्ट्रिक्टेड होता है किसी दूसरी सुपीरियर स्पीशीज की वजह से, लेकिन अगर उस सुपीरियर स्पीशीज को हटा दिया जाए तो वो अपनी रेंज को क्या कर लेता है, बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लेता है। ठीक है, तो आपको ये कंपटीशन रिलीज वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं गाउस के कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर। और ये गाउस का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपटीशन करती है सेम रिसोर्स के लिए तो वो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो जब वो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो वो क्या कर सकती है अपने आप को एग्जिस्ट कराने के लिए, तो उसको समझने के लिए आपको एक नया टर्म समझना पड़ेगा, वो होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या हो जाएगा, रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब
अब ये रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या हो जाएगा? इस रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, जो भी रिसोर्स है उसको वो आपस में मतलब एरिया बांट देगी या टाइमिंग बांट देगी। इसको फोरेजिंग बिहेवियर कहा जाता है। उस फोरेजिंग बिहेवियर में वो क्या लेके आ जाएगी? स्पीशीज चेंजेस लेके आ जाएगी। इसको स्टडी करने के लिए मैकआर्थर जो थे, मैकआर्थर ने 5 बार्बर स्पीशीज को मैकआर्थर ने 5 बार्बर स्पीशीज को स्टडी किया था, वार्बलर्स। और ये वार्बलर्स क्या थी? ये एक टाइप की बर्ड थी। तो ट्री के अंदर सबको जब उसने चेक किया तो उसने देखा कि वो ट्री के अंदर जो अलग अलग स्पीशीज है हर एक पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई करके रखती है। फॉर एग्जांपल कैप वाले की बात करें तो सबसे ऊपर वाले एरिया के अंदर वो रह रही है। येलो वाली बर्ड्स की बात करें तो सबसे नीचे वाला प्लांट का जो है वो उस एरिया को कंज्यूम कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको पिक्चर से क्लियर हो जाएगी कि आपको इसमें क्या पता चला कि उन्होंने अपने फॉरेजिंग बिहेवियर को अलग अलग कर लिया, उनका जो लिविंग का स्टाइल था उन्होंने उसको अलग अलग कर लिया, यानी ट्री में अलग अलग जगह को उन्होंने क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया। इससे क्या क्लियर हुआ आपको? गाउस का प्रिंसिपल क्लियर हुआ कि वो साथ में तो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वो अपने अंदर इवोल्यूशन लाकर को एग्जिस्टेंट करा पाती है। और को एग्जिस्टेंस के लिए उन्होंने क्या किया? रिसोर्स पार्टीशनिंग किया। तो आपको ये रिसोर्स पार्टीशनिंग भी क्लियर हुआ होगा। आज अपन ने मेनली 3 चीजें पढ़ी है। सबसे पहला तो कंपटीशन, फिर गाउस का प्रिंसिपल एंड कंपटीशन के अंदर 3 चीजें हो जाएगी। सबसे पहला आपका गाउस का प्रिंसिपल, फिर आपका कॉम्पिटिटिव रिलीज एंड देन आपका रिसोर्स पार्टीशनिंग। इन तीनों पर एग्जामों में एग्जांपल्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वहां से आपको पूछ लिया जाता है कि ये इस तरह का जो हो रहा है ये किस बात को शो करता है, या अगर कंपटीशन रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा? तो फंक्शनल निच जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक आपको अच्छी सी चीज याद रखनी है कि जब भी कंपटीशन रिलीज होता है तो हैबिटेट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा? तो हैबिटेट के अंदर सबसे पहला डिफरेंस ये आ जाएगा कि फंक्शनल निच जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, और रिसोर्स पार्टीशनिंग पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या बताना है कि वे अपने फोरेजिंग बिहेवियर को चेंज कर लेती है। और फोरेजिंग बिहेवियर मतलब खाने की, ईटिंग की हैबिटेट जो है, उसका जो जगह है, टाइमिंग वगैरह है, वो सब चेंज कर लेती है और इस तरह से वो को एग्जिस्टेंस को इवॉल्व करती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं अपन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्रेस द लाइक बटन। अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने बायोदेवी रिंकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।